नमस्कार, सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादीच। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में कृषि अर्थशास्त्रियों की 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे। इस कार्यक्रम में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम में मौजूद कृषि अर्थशास्त्रियों को संबोधित भी किया। उन्होंने बताया कि 65 वर्षों बाद भारत में इस तरह का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसे देखकर वे खुश हैं। बनाती है। फ्रेंड्स, पिछली बार जब ICAE की कॉन्फ्रेंस यहां हुई थी तो भारत को उस समय नई आजादी मिली थी। वो भारत की फूड सिक्योरिटी को लेकर, भारत की एग्रीकल्चर को लेकर एक चैलेंजिंग टाइम था। आज भारत एक फूड सरप्लस देश है। आज भारत दूध, दाल और मसालों का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। भारत फूड ग्रेन, फ्रूट्स, वेजिटेबल, कॉटन, शुगर, टी, फ्रेम्ड फिश, इनका दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। एक वो समय था जब भारत की फूड सिक्योरिटी दुनिया की चिंता का विषय था। एक आज का समय है जब भारत ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, ग्लोबल न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, इसके सॉल्यूशन देने में जुटा है। इसलिए फूड सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन जैसे विषय को डिस्कस करने के लिए भारत के अनुभव बहुमूल्य है। भारतीय उच्चायोग ने शुक्रवार को बताया कि श्रीलंकाई नौसेना द्वारा गिरफ्तार किए गए 21 भारतीय मछुआरों को वापस भेज दिया गया है और वे कोलंबो से चेन्नई जा रहे हैं। कोलंबो में भारतीय उच्चायोग और जाफना में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने श्रीलंकाई सरकार के अधिकारियों के सहयोग से भारतीय मछुआरों की रिहाई सुनिश्चित की थी। उच्चायोग ने रिहा किए गए मछुआरों की तस्वीर के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया घर वापसी। 21 भारतीय मछुआरों को सफलतापूर्वक वापस लाया गया है और वे कोलंबो से चेन्नई जा रहे हैं। केदारनाथ में आई आपदा के बाद से तीसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आज सुबह 6 बजे से शुरू हुए रेस्क्यू ऑपरेशन अभियान में लिमचोली से लगभग 150 लोगों को हेली से माध्यम से सिरसी हेलीपैड भिजवाया गया। जिला प्रशासन की टीम के साथ SDRF की टीम लगातार सर्च अभियान चला रही है। बड़ी लिमचोली से लेकर छोटी लिमचोली तक मलबे में शवों की ढूंढ खोज की जा रही है। रेस्क्यू स्थल थारू कैंप के पास पत्थरों में दबे एक शव को निकाल लिया गया है, जिसके पास से 2 मोबाइल व अन्य सामग्री प्राप्त हुई है। शव की पहचान शुभम कश्यप निवासी सहारपुर के रूप में हुई है। शव व प्राप्त सामग्री को चौकी लिमचोली के सुपुर्द किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक ड्रीम प्रोजेक्ट पर बीजेपी ने ही ब्रेक लगा दिया है और ये ऐसा वाकया है जिसने फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार के इकबाल पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो आखिर हुआ क्या है? उत्तर प्रदेश में जिसे योगी आदित्यनाथ के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है, आखिर सीएम योगी के सामने ये नौबत आई ही क्यों? सियासी दुश्मन तो छोड़िए, उनके अपने भी उनके साथ गैरों जैसा व्यवहार करने लगे हैं और अब इसी चुनौती से उबरने के लिए योगी आदित्यनाथ का अगला कदम क्या होगा? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में एक विधेयक पेश किया था। विधेयक नजूल की जमीन से जुड़ा हुआ था, जिसमें योगी सरकार का प्रस्ताव था कि नजूल की जमीनों पर सरकार का कब्जा होगा और सरकार उसे सार्वजनिक काम में इस्तेमाल करेगी। इसको लेकर विधानसभा में बीजेपी ही 2 धड़ों में बंटी दिखी। बीजेपी के विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह और हर्षवर्धन वाजपेयी ने ही अपनी सरकार के विधेयक का विरोध कर दिया। वायनाड लैंडस्लाइड हादसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दावों के खिलाफ शुक्रवार को कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने राज्यसभा में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश किया। जयराम रमेश ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर वायनाड भूस्खलन को लेकर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। जयराम रमेश ने अपने पत्र में लिखा कि
अमित शाह के दावे को मीडिया ने गलत पाया है। रमेश ने द हिंदू अखबार में छपी एक फैक्ट चेक रिपोर्ट का भी हवाला दिया है। इससे पहले पंजाब के जालंधर से कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक अन्य मामले में लोकसभा में विशेषाधिकार हनन की शिकायत की। आरजेडी नेता मनोज झा अपने बयानों के चलते अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। शुक्रवार को मनोज झा ने राज्यसभा में भाषण दिया। भाषण के दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर बात की और केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि जो फ्री स्ट्रक्चर हम नीट को देखते हैं, बिहार का जातिगत संरक्षण का अगर आप आंकड़ा देखें, जहां तकरीबन 35% लोगों की आमदनी 6,000 रुपए या उससे कम है, ऐसी स्थिति में ये फी स्ट्रक्चर कहां फिट होता है। मनोज कुमार झा जी। शुक्रिया माननीय उपसभापति जी। प्रस्ताव अब्दुल्ला साहब का है और ये बेगानी शादी भी नहीं है, तो उनकी दीवानगी मुद्दे के लिए है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना नहीं है। माननीय वाइस चेयरमैन साहब, AK रंजन कमेटी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने फॉर्म की थी, तो उस कमेटी के बारे में बाद में बोलूंगा। उसमें एक तस्वीर उस कमीशन ने रखी थी, वो तस्वीर बड़ी प्यारी है। वो तस्वीर एक अफसाना देती है, जिसमें एक हाथी, एक चिड़िया और एक बंदर, और तीनों को कहा जा रहा है कि कंपटीशन पेड़ पे चढ़ने का। एक हाथी, एक चिड़िया और एक बंदर, और ये मेरा नहीं है, कमीशन का है। कमीशन ने इस तस्वीर का। मैं उस संदर्भ में एक बात कहूंगा। पहले तो अव्वल एजुकेशन स्टेट लिस्ट होता था, 42nd अमेंडमेंट में कंकरेंट हुआ। 42nd अमेंडमेंट के बाद काफी कुछ चीजें हुई, लेकिन ये स्टेट के हाथ से लगभग निकल गए। और एक ऑब्सेशन भी है हमारे देश में, बीते कुछ वर्षों में एक 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 अरे ये देश ही अनेक है, अनेकता में एकता। यहां भोजन की विविधता है, वस्त्र की विविधता है, क्षेत्रों की विविधता है, धर्म की विविधता है, इन विविधताओं और भाषा की विविधता है। इन विविधताओं के मध्य हमारे अप्रोच में विविधता का सम्मान होना चाहिए था, जिसका नीट जैसी संकल्पना, NTA जैसी संस्था उस संकल्पना को मैं समझता हूं उसके साथ उचित न्याय नहीं करती है। माननीय उपसभापति महोदय, मैंने सदन में पहले भी कहा, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं। हमारे यहां अंडर ग्रेजुएट एडमिशन में दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुछ दिक्कतें थी सर, काफी मार्क्स CBSE का, अलग अलग बोर्ड्स का। अब क्या हुआ ना, हम एक अद्भुत मुल्क हैं, वी थ्रो द बेबी विद द वाटर। अब हुआ यूं कि हमने उसके बदले CUET की व्यवस्था की। अब मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि पॉलिटिकल साइंस में अंडर ग्रेड में एडमिशन लेने के लिए बच्चा कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाएगा। CUET का मतलब हो गया कोचिंग के पितामह, कोचिंग का जन्म। अब देख लीजिए, मशरूम की तरह आ गए। तो ये चीजें हमें सोचनी होगी। हाल ही में इसी सदन ने कोचिंग इंस्टीट्यूट पर विस्तृत चर्चा की है। मैं देख रहा हूं कि नीट को भी अगर हम देखें, जो मैंने कहा डाइवर्सिटी का सवाल, दूसरा सवाल एक बहुत महत्वपूर्ण है सर। अगर आप फी स्ट्रक्चर देखें, फी स्ट्रक्चर 3 ही मिनट था क्या सर? 5 मिनट था आपके। हाँ सर, बस खत्म कर दूंगा। ये वक्त का भी बड़ा विचित्र मामला है। 3 मिनट था आपका। जी जी सर, थोड़ा रैप अप करिए जल्दी। सर अगर रैप अप कहने कहिएगा तो यूं ही बैठ जाऊंगा। पॉइंट्स बोलती रहे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो फी स्ट्रक्चर आप नीट का देखते हैं और आप बाकी जगह का तो हुआ नहीं है सर। आज तो मैं एक पीड़ित पक्ष भी हूं सर। मेरा भी रेजोल्यूशन नंबर 2 पे था, जातिगत जनगणना पे, उसे हवा खा गई। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि बिहार का जातिगत सर्वेक्षण का अगर आप आंकड़ा देखें, जहां तकरीबन
35% लोगों की आमदनी 6,000 या उससे कम है। अब उसमें बताइए कि सर ये फीस स्ट्रक्चर कहां फिट बैठता है। दूसरा है सर, जिस पर अक्सर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, ये सीबीएसई को टिल्टेड पूरी की पूरी एग्जाम पद्धति है। स्टेट बोर्ड्स की जो अपनी प्राथमिकताएं हैं उसका सम्मान इस तरह की परीक्षाएं नहीं किया करती हैं। और मैं आखिरी में कहूंगा कि हम सबको ये सोचना होगा कि ये विषय आज ही एक मंत्री जी थे, चले गए, उन्होंने एक बात कही सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्व, हालांकि उन मंत्री जी से मैं शिकायत करता नहीं हूं क्योंकि जो उनका पोर्टफोलियो है उस पर वो कम बोलते हैं, बाकी विषयों पर ज्यादा बोलते हैं। तो हाँ बिल्कुल उनका फेवरेट टॉपिक है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सर, हाँ खत्म करो। हाँ स्टेट प्रॉब्लम सर, बस एक चीज, अरे बड़ा सम्मान करता हूं, आपको पता नहीं है, बस वो हिंदू मुसलमान करते रहे, हम फिर भी सम्मान करते हैं। नहीं फिर भी सर आखिरी मत करो। हाँ। आखिरी आप अपनी बात बोलिए। आखिरी टिप्पणी कर रहा हूं सर, आखिरी टिप्पणी करने दीजिए। मैं ये कह रहा था कि इन विषयों पर आज जब सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया जा रहा था, सनद रहे, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बातें कही हैं, आप चेरी पिकिंग मत करिए, इतने बड़े पैमाने पे परीक्षा दोबारा ना हो। लेकिन यह भी कहा है, पटना हजारीबाग के बारे में, गोधरा के बारे में भी चर्चा हुई है। मेरा सिर्फ यह कहना है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सम्मान सहित इतना जरूर कहूंगा, आज के दिन में टेक्नोलॉजी जो है उसमें अगर पटना में कोई लीकेज होगा ना पेपर का, तो उसको हवाई जहाज का टिकट लेकर के गुजरात नहीं पहुंचना है, वो सेकंड में पहुंचेगा सर। इसलिए पूरी परीक्षा एक लेवल पे कॉम्प्रोमाइज थी। और मेरा मानना है कि एनटीए, मैंने मंत्री जी से व्यक्तिगत आग्रह भी किया, एनटीए को अरब महासागर या बंगाल की खाड़ी में फेंकिए। जम्मू रीजन में आतंकवादी हमलों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के बीच केंद्र ने सुरक्षा ग्रिड को मजबूत करने के लिए असम राइफल्स की 2 बटालियनों को जम्मू क्षेत्र में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। मणिपुर से असम राइफल्स की 2 बटालियन जम्मू क्षेत्र में स्थानांतरित की जाएंगी। हाल ही में सुरक्षा ग्रिड को मजबूत करने के लिए जम्मू क्षेत्र में 3,000 अतिरिक्त सेना जवानों और 2,000 बीएसएफ कर्मियों को भी तैनात किया गया था। सोर्स बताते हैं कि लगभग 40 से 50 ट्रेन पाकिस्तानी आतंकवादी डोडा, राजौरी, पूंछ, उधमपुर और अन्य स्थानों के ऊपरी इलाकों में छिपे हुए हैं। लिहाजा जम्मू क्षेत्र में प्रमुख आतंकवाद विरोधी अभियानों के हिस्से के रूप में अतिरिक्त सैनिक तैनात किए जा रहे हैं। अपनी तारीफ सुनकर मंद मंद मुस्कुरा रही हैं इकरा हसन। जी हां, 18वीं लोकसभा में यूपी की कैराना लोकसभा से चुनी गई युवा सांसद इकरा हसन की वैसे तो हर जगह तारीफ होती है, लेकिन उनके सियासी विरोधी भी देश की संसद में भी उनकी प्रशंसा के पुल बांध रहे हैं। सरकार के सीनियर मंत्री ने धर्मेंद्र प्रधान ने इकरा हसन के बोलने की अंदाज के मुरीद हो गए हैं। लोकसभा में 2 अगस्त को जब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपनी बात रखने खड़े हुए तो उन्होंने सबसे पहले कैराना सांसद इकरा हसन की सराहना की और उन्होंने कहा कि एक नई सदस्य आई हैं, इकरा हसन सोशल मीडिया पर भी खूब फेमस है। मैंने आज उनका भाषण भी सुना, बहुत अच्छा बोली। आखिर वो दिन आ ही गया जिसे पूरी दुनिया ने रोकने की तमाम कोशिशें की, लेकिन सफल नहीं हुई। हम बात कर रहे हैं ईरान समर्थित आतंकी संगठन हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच युद्ध की, जो अब इजराइल लेबनान की सीमा पर शुरू हो गया है। दरअसल शनिवार तड़के ही लेबनान की सीमा पर हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच भीषण गोलीबारी हुई। दोनों ने एक दूसरे पर मिसाइलें दागी, गोले दागे, तोपें चलाई और तो और दोनों ने एक दूसरे के क्षेत्र पर एयर स्ट्राइक तक कर दी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या गैंगरेप केस में योगी सरकार के निर्देश के बाद आरोपी सपा नेता मोहित खान के खिलाफ कार्यवाही शुरू हो गई है। बाबा का बुलडोजर मुख्य आरोपी मोहित खान की बेकरी पर चला गया। यहां पहले छापेमारी की गई, बेकरी के अंदर बनाए गए सामान को सैंपलिंग के लिए भिजवाया गया। बेकरी पर फिर बुलडोजर चला दिया गया। अभी बुलडोजर से बेकरी को जमींदोज किया जा रहा है। बेकरी का लाइसेंस भी रद्द होगा। इससे पहले शुक्रवार को आरोपी सपा नेता की जमीनों की जिला प्रशासन ने शाम पेमाइश की थी। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।